नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 में सफल अभ्यर्थियों को आज देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने समारोह को संबोधित करते हुए सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी और उन्हें राज्य सेवा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। दरअसल ये समारोह युवाओं के सपने को साकार करने और प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और चयनित अभ्यर्थी अब विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। आज का ये दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है और मैं आप सभी के चेहरों को देखकर, आपकी चमक, आपका उत्साह देखकर और जो आत्मविश्वास आप सब में दिखाई दे रहा है, जो आपने परिश्रम किया, लगातार प्रयास किया और वो जो आत्मविश्वास है उसे देखकर सच में मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि आप सबको जो संतोष दिखाई दे रहा है कि भाई हमने इतनी तैयारी करी और तैयारी का जो परिणाम है आज वो हमको इस चयन की प्रक्रिया में जब हमारा चयन हो गया है तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज से उत्तराखंड की विकास की जो कहानी लिखी जानी है उसके नायक भी आप हैं और उसके लेखक भी आप हैं। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित हुए सभी 182 अभ्यर्थियों तथा कृषि और कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पदों पर चयनित 5 अभ्यर्थियों सभी को मैं बधाई देता हूँ, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माता पिता, आपके गुरुजन और जिस किसी ने भी आपको इस यात्रा के इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना मार्गदर्शन दिया है, अपना सहयोग दिया है, उन सभी को भी और आपके परिवार के भी सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं। अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे सच में कि चयन आप सबका हुआ है, लेकिन आज जितनी खुशी आपके माता पिता को हो रही है उसकी शायद आप कल्पना कर सकते हैं। आपसे कम नहीं हो रही होगी, आपसे बहुत ज्यादा हो रही होगी। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जब कोई पुत्र, कोई पुत्री आगे बढ़ती है तो उनके माता पिता को किस प्रकार की गर्व की अनुभूति होती है, किस प्रकार का संतोष होता है, कितनी खुशी होती है, सभी ने ये बात महसूस की है। उनको लगता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किए, मैंने जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसका परिणाम आज इस रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, इस रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। और साथियों, अभी मुझे विभाग के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए और जब मैंने उन आंकड़ों को देखा तो मुझे भी अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। मुझे बताया गया कि उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 71,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, पर अंतिम रूप से केवल 182 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि 1.5 लाख में से 182 का नंबर आया है। और ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपने कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, परिश्रम से, धैर्य से
और लगन के बल पर ये सफलता अर्जित की है। लेकिन मेरे युवा साथी, आज जब आपके हाथों में ये नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि ये नियुक्ति पत्र कागज का केवल एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की उम्मीद का विश्वास पत्र है। ये हमारे दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों में समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हमारी माताओं, बहनों, वरिष्ठ जनों की, नौजवानों की प्रेरणा का ये संकल्प पत्र आज आपके हाथों में आ रहा है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि लोकतंत्र में पद का मतलब शासक होना नहीं है। पद का मतलब है दायित्व, जिम्मेदारी, और पद का मतलब है सेवक होना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई को अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में धामी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस अवसर को उत्सव के साथ साथ जनसेवा के संकल्प के रूप में मनाएगी। प्रदेश भर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि सीधी जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहले चरण को जनता का अच्छा समर्थन मिला था और इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हर बार जब उत्साह का वातावरण होता है तो सरकार का उद्देश्य होता है कि जन सेवा के कार्यक्रम को तय करना। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। उसका प्रथम चरण के बाद अब द्वितीय चरण हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हर समय पर हमारे चलते रहेंगे। और मैं कह सकता हूं कि इससे जो जन समस्याएं हैं, जनता को जो लाभ मिलने वाला है, उससे बहुत बड़ा लाभ पिछली बार भी मिला था। इस बार भी बड़ी संख्या में जनता को इन शिविरों का लाभ मिलेगा। हर मुख्यालय पे, हर ब्लॉक स्तर पे इन शिविरों का आयोजन होगा। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के प्रतिनिधि मंडल ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न्यायालय से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के साथ ही नगर में बढ़ती यातायात जाम की समस्या से कुमाऊं आयुक्त को अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि लगातार लगने वाले जाम के चलते वकीलों, वादकारियों और न्यायालय आने वाले लोगों की समय पर पहुंचने में परेशानी होती है, जिससे लगातार न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने जाम की समस्याओं के लिए समाधान के लिए अपने सुझाव भी आयुक्त के सामने रखे। वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सभी समस्याओं को संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द समाधान का आश्वासन बार संघ पदाधिकारियों को दिया। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी का फोकस कार्यकर्ताओं के विस्तार, युवाओं को जोड़ने और लाभार्थियों तक सीधा संपर्क बढ़ाने पर है। इसी रणनीति के तहत संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव के समय पार्टी अलग चुनावी टीम और प्रदेश चुनाव संचालन समिति का गठन करती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए जाते हैं। फिलहाल पार्टी बूथ प्रबंधन को मजबूत करने, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने और हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों तक संपर्क अभियान के माध्यम से संगठन अपनी पहुंच मजबूत कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय चुनाव की अलग टीम तैयार करती है। जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति होती है, चुनाव के लिए कार्यकर्ता को हर विधानसभा स्तर पर उसके संयोजक, सह संयोजक हम लोग नियुक्त करते हैं। अभी उस सब विषय में समय है, लेकिन अभी हम अपने बूथ के प्रबंधन को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नए युवाओं को जोड़ रहे हैं। 1 बूथ 20 यूथ और हर बूथ पर 10 बहनें कार्यकर्ता हमारी हर बूथ पर गठित हो जाए, उस दिशा में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लाभार्थी जो संपर्क अभियान के कार्यकर्ता हैं, उनको भी हमने काम में लगाया, जिनको केंद्र राज्य सरकार द्वारा लाभ मिला है। ऐसे सब लोगों से संपर्क अभियान में इस बीच हमारे
देहरादून में सरकारी भूमि को लेकर चल रहे विवाद और लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि पहले ग्राम सभा की थी, जिसे वर्ष 2002 में न्याय विभाग को दे दी गई थी। बाद में न्याय विभाग ने इसे निर्माण के लिए अनुप्रयुक्त बताते हुए श्रम विभाग को हस्तांतरित कर दिया था, लेकिन लंबे समय तक विभाग ने भूमि का कब्जा नहीं लिया, जिससे विवाद की स्थिति बनी रही। विधायक ने कहा कि वर्ष 2017 में विधायक बनने के बाद उन्होंने वहां गोस्वामी पार्क बनाने की पहल की, लेकिन रिकॉर्ड सामने आने पर पता चला कि भूमि श्रम विभाग के नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया इस सरकारी भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और स्वयं मुख्यमंत्री से बातचीत कर मामले की एसआईटी जांच कराई। विनोद चमोली ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि भूमि किस विभाग की है। नहीं, वो पूरा विषय नहीं आया। वहाँ पर उस जमीन को लेकर विवाद है, क्योंकि वहाँ पर 2002 के अंदर तब एक ग्राम सभा हुआ करती थी। एक भूमि न्याय विभाग को दी गई थी। न्याय विभाग ने वहाँ पर जो भूमि परीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने कहा भाई यहाँ पर हमारा जो भवन वगैरह उनको कुछ बनाना होगा उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद भूमि ट्रांसफ़र होकर ये श्रम विभाग को चली गई। श्रम विभाग ने उस पर कब्जा नहीं लिया और बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो जब मैं 2008 में मेयर बना और उसके बाद 2017 में जब मैं विधायक बना, तो वो भूमि मेरे नॉलेज में थी कि वहाँ पर सरकारी भूमि है। तो 2017 में मैंने वहाँ पर मुख्यमंत्री घोषणा में एक पार्क डिक्लेयर किया। जब हम पार्क बनाने के लिए आगे बढ़े तो पता चला ये भूमि श्रम विभाग को गई हुई है। तब से लेकर अब तक उस भूमि पर लगातार विवाद चल रहा है और उसके विवाद को देखते हुए, क्योंकि कुछ भूमाफिया जो उस भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, मुझे भी लोगों ने अप्रोच की थी, लेकिन मैंने कहा था मेरे जानकारी में वो भूमि श्रम विभाग की है और सरकारी भूमि ऐसी नहीं दी जा सकती, खुर्द-बुर्द नहीं करने दी जा सकती। तो उसमें जब विवाद बढ़ा तो मैंने मुख्यमंत्री से बातचीत करके उसमें एसआईटी गठित की है। तो एसआईटी जांच करेगी वो भूमि किसकी है, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर तय हो पाएगा वो भूमि कौन सी है जो न्याय विभाग को दी गई थी, उसके बाद श्रम विभाग को दी गई थी। कालाडूंगी में रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर डंपर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें गेबुआ निवासी कमलेश की मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी एक महिला कमला देवी घायल हो गई। घटना के बाद डंपर चालक डंपर छोड़ मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना कालाडूंगी कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा गेबुआ की है। डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत जनपद चंपावत को पायलट डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है। इसके तहत जनपद में पारदर्शी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐप आधारित डिजिटल वितरण की एक नई और आधुनिक व्यवस्था शुरू की गई है, जिसे फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल का नाम दिया गया है। मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार ने कहा कि इस नई प्रणाली से अब कोई भी पात्र किसान घर बैठे ही ऐप के माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार खाद की मांग दर्ज कर सकता है। मांग दर्ज होते ही ऐप द्वारा एक QR कोड जनरेट होगा, जिसे सहकारी समितियों में दिखाकर किसान आसानी से बिना किसी रुकावट के खाद की आपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे। इस पारदर्शी व्यवस्था के तहत भूमिधारक किसानों के साथ साथ दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले अस्पष्ट भूमि स्वामित्व वाले किसान भी खाद्य आपूर्ति का लाभ उठाने के लिए समान रूप से पात्र माने गए हैं, जिसे भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। देखिए, जो नया नियम आया है ये डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत अपने ज़िले को जो है पायलट ज़िले के रूप में लिया गया है। ये नियम जो है ऐप आधारित खाद्य वितरण को लेकर के है। ऐप का नाम है फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, अर्थात कोई भी किसान जो पूर्व में खेती करता रहा हो या अभी भी कर रहा है, वो ऐप के माध्यम से अपनी डिमांड जो है जनरेट कर सकता है, जो कि QR कोड के रूप में सामने आएगी और वही QR कोड हमारी सोसाइटीज़ में जा करके दिखा करके वो फर्टिलाइज़र ले सकता है। अब सवाल ये है कि कौन कौन किसान इसके लिए पात्र होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि वे सभी किसान जिनके नाम पे ज़मीन है वे तो पात्र हैं ही, साथ में दूसरे किसान वे हैं जो खेती करते हैं लेकिन किसी और के नाम पे ज़मीन है, तो वे भी पात्र हैं, वो जो है फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। तीसरे तरह के किसान वे हैं जो खेती तो करते हैं लेकिन ज़मीन किसके नाम पे है क्लियर नहीं है, तो वे भी पात्र हैं। साथ में एक प्रश्न आपने पूछा कि परिवार का सदस्य यदि कोई वृद्धजन है वो आ नहीं सकता है, तो क्या उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य ले सकता है।
बिल्कुल ले सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी के नाम पर ज़मीन है और माता जी के नाम पर ज़मीन है, वो ऐप के माध्यम से अपनी डिमांड जनरेट करे, है ना, और उसमें अपना आधार नंबर डालकर। उत्तराखंड में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। 4 जुलाई से शुरू होने वाला जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार अपनी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है, जबकि संगठन बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार 2022 में हारी हुई सीटों पर भी जीत दर्ज की जाएगी। इधर विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। उत्तराखंड में 2017 से लगातार बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार सत्ता में है। 2022 में भी बीजेपी ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। अब मिशन 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार सिर्फ सरकार नहीं बल्कि हैट्रिक बनेगी। इसके लिए बीजेपी उन विधानसभा सीटों पर खास रणनीति बना रही है जहां 2022 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, हमारी जो 23 सीटें हारी हुई थी, उन सीटों के लिए हमने अपनी कार्य योजना तैयार की। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों ने 24 घंटे का प्रवास पर उन सीटों पर भेजा है। बहुत अच्छा फीडबैक उन सीटों से हमको मिल रहा है। उन सीटों को, और जो बूथ कमजोर थे, उन कमजोर बूथों के लिए हमने प्रबंधन तैयार किया हुआ है और इस बार हम 23 की 23 उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पिछले दिनों उत्तराखंड दौरे पर आए पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक कर उन सीटों पर नेताओं को प्रवास करने की जिम्मेदारी दी थी। लिहाजा सभी सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इन सीटों पर 24 घंटे का प्रवास किया, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कमजोर बूथों के लिए भी अलग से प्रावधान तैयार किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भाजपा इन 23 सीटों पर भी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 23 उन विधानसभाओं पर विशेष फोकस कर रही है और अपना वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगा रही है जो हम चुनाव जिन विधानसभाओं में हार गए। और आप ये मान के चलिए कि जब पार्टी 23 हारी विधानसभा में इतना फोकस कर सकती है, तो जो हमने जीती हैं उन पर तो हमारा फोकस हो गई। वो सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन 23 सीटें जो हमने नहीं जीती थी, जहाँ कांग्रेस और अन्य लोग जीते थे, उन पर भी हमारा विशेष फोकस है और हमने अपने बड़े स्तर के नेता जो है उन सीटों पर उतार दिए हैं। बूथ मैनेजमेंट तक जो है हमारा काम चल रहा है और कांग्रेस को हम 10 के अंक से नीचे जो है अगली बार लाने वाले हैं। इस प्रकार जो है 17 में कांग्रेस 11 पर सिमट गई थी, मुझे लगता है 11 का आंकड़ा भी कांग्रेस इस बार नहीं छू पाएगी और हार की हैट्रिक के साथ जो है कांग्रेस का इस प्रदेश से विदाई करेगी। 2022 के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी। उसमें चक्राता, धारचूला, जसपुर, बद्रीनाथ, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, लोहाघाट, रानीखेत, द्वाराहाट, जागेश्वर, बाजपुर, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर, पिरानकल्यर, किच्छा, नानकमत्ता, प्रतापनगर और गंगोत्री शामिल है। इसके अलावा लक्सर, मंगलौर सीट पर बसपा और खानपुर केदारनाथ सीट पर निर्दलीय की जीत हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि इन सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया। मैं महेंद्र भट्ट जी का भी बयान सुन रहा था कि उत्तराखंड में बीजेपी इस बार उन 22 सीटों पर फोकस कर रही है जो पिछले विधानसभा चुनाव में वो नहीं जीत पाई, जबकि आज भाजपा की इतनी बुरी स्थिति है कि मुझे एक कविता याद आती है कि तेरे पैरों के नीचे जमी नहीं है, ताजुब तो यह है तुझे यकीन नहीं है। महेंद्र भट्ट जी, भाजपा के पैरों के नीचे आज जमी नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे महिला समाज का दिल दहला रखा है। पेपर लीक की घटनाओं ने पूरे युवाओं को, पूरे बेरोजगार नौजवानों को भाजपा के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी देश के अंदर बन चुकी है, आप तब भी नहीं समझ रहे हो। बीजेपी का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं सड़क, रेल, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश जैसे मुद्दों पर जनता एक बार फिर पार्टी पर भरोसा जताएगी। लेकिन विपक्ष इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्थानीय मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल है। विपक्ष का मानना है कि जनता बदलाव चाहती है और 2027 में बीजेपी को जवाब मिलेगा।
इस देश के अंदर जो महंगाई है उसने आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। आपका जो उज्ज्वला सिलेंडर जिसकी आप इतनी तारीफ करते थे, गरीबों को बांटा जा रहा है, आज उस सिलेंडर को लेने के लिए एक पहाड़ के आदमी को कितना लंबा सफर करना पड़ रहा है, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि जो 22 सीटें हम पिछली बार हार गए उनको जीत करके हम 70 की 70 सीटें जीत जाएंगे। तो भैया, मुझे महेंद्र भट्ट जी की राजनीतिक समझ पे, राजनीतिक परिदृश्य पर तरस आता है, दया आती है कि कैसे भाजपा मतलब महेंद्र भट्ट जी के इस बयान को पचा पा रही है, या उत्तराखंड की जनता इस पर क्या सोचती है, ये ताज्जुब का विषय है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विकास नहीं सिर्फ दावे कर रही है। जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में बीजेपी विपक्ष का पूरी तरह से सफाया कर पाएगी या फिर सत्ता विरोधी लहर उसके सामने चुनौती बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे पर एक टैक्सी कार में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें खराब मौसम के बावजूद रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुनस्यारी क्षेत्र में विकास कार्यों में अनियमितताएं हो रही है, जबकि कई मोटर मार्गों की स्थिति आज भी जर्जर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हो रहा। ये मान बैठी है कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने ये वर्तमान सरकार बनाई वो पूरी तरह से वो सपने धराशायी हो, वो उम्मीदें धराशायी हो। इसलिए अब विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जनता ने ये मन बना लिया। हम जहाँ जिस विधानसभा में पिछले 30 सालों से हमने विधायक नहीं देखा, उस विधानसभा में कल हमने इस रैली के तहत ये महसूस किया। मुझे कम से कम 1 दर्जन लोगों ने आकर कहा, उसने सरेआम का उसने कान में आकर कहा कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है, आप लोग मेहनत करिए, हम तैयार बैठे हैं परिवर्तन करने के लिए। इस विधानसभा क्षेत्र में जैसे हमने कदम रखा, आप देखिए कितना हजूम। और यह शिव माँ पार्वती की तपोस्थली है, और इसे मुनस्यारी के लिए लोग कहते हैं सार संसारी मुनस्यारी। यहाँ देश के पहले महावीर चक्र विजेता भी पैदा हुए हैं, और महान सर्वेयर भी यहीं पैदा हुए हैं, प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी भी यहीं पैदा हुए हैं, और सबसे बड़ा एवरेस्टर भी यहीं से पैदा हुआ है। और यहाँ का हर एक बच्चा और हर बुजुर्ग, हर माता निःशुल्क सीमा का प्रहरी है इस विधानसभा का। तो मैं विश्वास के साथ नहीं, और आज ये छोटा सा टेलर सूक्ष्म एक आगरा में जो स्नेह, जो प्यार, धारचूला के आदि कैलाश से लेके धर्मा से लेके गोरी छाल कनार जरा जीवली से लेके तल्ला ज्वार के नामिक से लेके नापर मूर्ति घाटी तक वहाँ के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये उसका परिणाम है, उसी का जो है एक सबूत है कि 2027 के चुनाव के लिए मेरे लोग तैयार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।